क्या आपको भी कार्बोनेटेड कंपाउंड से डर लगता है, या आपको ये सोच के लगता है कि मुझसे चैप्टर ये नहीं हो पा रहा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि कार्बोनेटेड कंपाउंड्स एक्चुअल में है क्या, और कैसे इनकी फॉर्मेशन होती है, और कैसे इनका नेमिंग किया जाता है, नॉमेनक्लेचर है, या कैसे पूरे चैप्टर में जो जो चीजें हैं, अगर आपको नहीं समझ आया और आपको लगता है आपको समझ आ ही नहीं पाएगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि ये 20 मिनट के बाद मैं चैलेंज करता हूँ कि आप ये बात नहीं बोल पाओगे। पूरा चैप्टर रिवाइज करा दूंगा, इतने अच्छे से बताऊंगा इस चैप्टर को। एक तरह का रिविजन है, बट रिविजन के साथ पूरा एक्सप्लेनेशन है, कोई भी डिटेल मिस नहीं होगी, सब कुछ बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर बिना टाइम वेस्ट के। वेलकम टू द चैनल मैथ्स विद अभिनव बत्रा। अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सो लेट्स बिगिन। देखो, चैप्टर का नाम है कार्बोनेटेड कंपाउंड्स। कार्बोनेटेड कंपाउंड्स का मतलब कार्बन और उससे जुड़े हुए कंपाउंड जो जो बन रहे हैं। कार्बन सबसे पहले एक सिंगल एलिमेंट है, वो कंपाउंड नहीं है, वो खुद एक एलिमेंट है, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इट इज अ नॉन मेटल है। जो अमाउंट है कार्बन का प्रेजेंट है जो अर्थ क्रस्ट में, वो बहुत कम है, यानी कार्बन है जो बहुत कम अमाउंट में है एज कंपेयर टू अदर्स। ठीक है, वैसे ज्यादा है बट एज कंपेयर टू अदर्स इज वेरी स्मॉल। जितने भी लिविंग प्लांट्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सब कार्बन बेस्ड कंपाउंड से ही बने हुए हैं, हम भी और इवन सब। ठीक है, और उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो जो कार्बन वाली चीजों से बने होते हैं उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाता है। देखो क्या, कार्बन का ना एटॉमिक नंबर होता है, वो होता है 2 4, यानी 6 होता है उसका। अब उसका जो लास्ट होता है, आउटर मोस्ट शेल होता है, उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। बट इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो या तो ये +4 यानी 4 गेन कर सकता है, या 4 लूज कर सकता है। ना ही 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना आसान है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है। तो क्या करना है इसके लिए, क्या होता है कि कार्बन शेयर कर लेता है। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। शेयर करने से क्या होता है, वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट मतलब वो वैलेंसीज होती हैं। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको शेयर करता है, दो के बीच में होती है शेयरिंग, तो बोलते हैं कोवैलेंट। अब कार्बन एटम कैसे अचीव करते हैं इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, कैसे? या तो शेयर करेगा, सिर्फ और सिर्फ शेयर। वो दो कार्बन एटम्स या दो कोई भी और एटम्स होंगे, वो आपस में शेयर करेंगे, जिसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड्स। अब कार्बन क्या, कार्बन टेट्रावैलेंट है। टेट्रावैलेंट का मतलब क्या है? अब कार्बन है, वो 4 इलेक्ट्रॉन्स उसको चाहिए ताकि वो फुल हो जाए। फुल हो जाए यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, यानी इनर्ट गैस के स्ट्रक्चर में आ जाए, इनर्ट बन जाए। इनर्ट होने का मतलब कंप्लीट होगा, कंप्लीट हो गया तो वो फुल हो गया। फुल हो जाता है उसको बोलते हैं इनर्ट, यानी वो ज्यादा कुछ भी अब एक्ट नहीं करते, वो साइलेंटली बिहेव करते हैं। तो उसकी वैलेंसी जो कार्बन की है वो 4, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट मीन उसकी वैलेंसी 4 है, इसीलिए उसको बोलते हैं टेट्रावैलेंट। वैलेंसी अगर 4 है तो इसलिए बोलते हैं टेट्रावैलेंट। टेट्रा मीन्स 4, वैलेंट मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंसी। सेल्फ कॉम्बिनेशन। अब कार्बन की सबसे बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी क्या है, वो सेल्फ कंबाइन होता है, मतलब कार्बन के साथ ही एक्ट करता है। कार्बन की ही और कार्बन के साथ रिएक्ट करता जाएगा, कार्बन की चेन्स बनाता जाएगा, और चेन बनाने से क्या होता है, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स बनते हैं। अक्रेंस ऑफ कार्बन की बात करें कि कैसे एग्जिस्ट करता है, ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है एज अ डायमंड और ग्रेफाइट, यानी डायमंड और ग्रेफाइट की फॉर्म में फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है। और कंबाइंड स्टेट में कैसे एक्ट करता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है एयर में, कार्बोनेट्स बनाता है। फॉसिल फ्यूल्स में प्रेजेंट है, जैसे कोल एंड पेट्रोलियम की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, इसमें भी एग्जिस्ट करता है। एलोट्रोप्स और कार्बन। एलोट्रोप्स का मतलब क्या है कि जो अलग अलग फिजिकल फॉर्म्स हैं जिसमें एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकता है, उसको बोलते हैं एलोट्रोप। एलोट्रोप क्या हुआ, एक ऐसी अलग अलग फिजिकल फॉर्म जिसमें एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकता है, वो बोलते हैं उसका एलोट्रोप। ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरिंग। होता क्या है ये देखो, डायमंड एक कलरलेस है, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, जिसकी बहुत ज्यादा ब्रिलियंस है, बहुत ज्यादा मतलब चमकने वाला है, बहुत ज्यादा यू नो परफेक्ट दिखने वाली चीज है। सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है डायमंड। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता क्योंकि उसके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। डायमंड क्रिस्टल में सभी बॉन्डेड होते हैं, सभी पेयर्ड होते हैं, सभी आपस में एक दूसरे का कनेक्टेड होते हैं, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचता। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीट करने पर बर्न होगा और उससे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। कार्बन बहुत ज्यादा कार्बन एटम्स के मिलकर बना होता है। हर कार्बन एटम जो डायमंड में होता है वो 4 अलग कार्बन एटम से जुड़ा होता है। जैसे ये अगर कार्बन एटम है तो ये इधर से जुड़ा, इधर से जुड़ा, इधर से जुड़ा और इधर 4 एटम से जुड़ा। सिमिलरली ये जो कार्बन एटम होगा ये 1 2 3 और ये चौथे से जुड़ा होगा, ये वाला 1 2 3 4। तो 4 अदर कार्बन एटम से जुड़ा होता है। डायमंड के यूजेस, डायमंड को कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में यूज करा जाता है, जैसे ग्लास, ग्लास कटर्स, सौ यानी वो सौ चेन होता है जैसे वो चलता है जिससे वो काटता है। ठीक है, मार्बल कट करने के लिए होता है सौ, और रॉक ड्रिलिंग इक्विपमेंट में यूज होता है। डायमंड को यूज करते हैं ज्वेलरी बनाने में, सबसे ज्यादा कॉमन यूज यही होता है। शार्प एज डायमंड होते हैं, उसको आई सर्जन यूज करता है एज अ टूल टू रिमूव कैटरेक्ट फ्रॉम आई। कैटरेक्ट होता है मोतिया, मोतिया निकालने के लिए भी यूज करता है, पर वो बहुत ज्यादा ध्यान से यूज करता है, बहुत ज्यादा प्रिसीजन से यूज करता है। अब बताऊं डायमंड दिखता कैसा है, डायमंड का स्ट्रक्चर। डायमंड का स्ट्रक्चर ना इस तरह दिखता है।
इसमें हर एक एटम है ना जो कार्बन एटम, वो 4 और एटम से जुड़ा, जैसे ये इधर इधर इधर, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर में शायद विजिबल नहीं होगा, इस एंगल से विजिबल नहीं है, मतलब अब जैसे ये है तो यहाँ से जुड़ा हुआ पर दिख नहीं रहा, ये यहाँ है तो 1 2 3 4 दिख रहा। सिमिलरली सारे एटम्स ऐसे जुड़े होते हैं, पीछे की तरफ जुड़ेगा है ना, वो यहाँ विजिबल नहीं है, बट हर एटम, कार्बन एटम 3 एटम्स और एक चौथा एटम 4 से जुड़ा होता है। अब बात आती है ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट कैसा दिखता है ये भी जान लो। ग्रेफाइट में क्या होता है कि 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, एक ना हेक्सागोनल रिंग बनाता है, और हेक्सागोनल रिंग्स एक के ऊपर एक रखी जाती हैं। पढ़ते हैं इसके बारे में फिर समझ आएगा। ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेइश ब्लैक कलर का ओपेक सब्सटेंस होता है, उसके आर पार कुछ भी नहीं दिखता। ये डायमंड से हल्का होता है, ये सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है टच करने पर। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट क्रिस्टल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ग्रेफाइट बर्न करता है बहुत ज़्यादा हीट करने पर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ग्रेफाइट के यूजेस क्या है, पाउडर्ड ग्रेफाइट होते हैं उसको यूज करते हैं एज ए लुब्रिकेंट। और ग्रेफाइट का यूज होता है पेंसिल वगैरह बनाने में। पेंसिल के आगे आगे जो होता है हमारा ब्लैक होता है, पूरे बीच के अंदर होते हैं जो ब्लैक ब्लैक जिससे हम लिखते हैं, वो क्या होता है, पेंसिल लेड्स होते हैं, ब्लैक पेंट बनाने में यूज होता है। उसके बाद आता है बकमिंस्टर फिल्टरिंग। बकमिंस्टर फिल्टरिंग क्या होता है, कार्बन का एक एलोट्रोप है जिसके अंदर क्लस्टर ऑफ 60 कार्बन एटम्स है, मतलब 60 कार्बन एटम्स एक साथ ज्वाइंट हो चुके हैं और स्फेरिकल मॉलिक्यूल बना रहे हैं। स्फेरिकल, अब वो किस तरह का दिखता है वो भी बताता हूँ। इसके अंदर 20 तो हेक्सागोनल होते हैं और 12 पेंटागोनल पैनल्स होते हैं। किस तरह से वो देखो, ये देखो, ये एक ना बकमिंस्टर फिल्टरिंग है। अब पेंटागोनल क्या होता है, जैसे अब ये कार्बन एटम्स हैं, ये पूरी चेन, ये 1 2 3 4 5, ये 5 का हो गया, यानी 5 जब इसकी साइड्स हैं तो क्या बनेगा, पेंटागोनल। और ये हेक्सागोनल, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हेक्सागोनल और ये हो गया पेंटागोनल, ठीक है। ये बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर है बकमिंस्टर फिल्टरिंग का, इससे बढ़िया तो मैंने भी कभी नहीं देखा था, ठीक है। तो 12 तो पेंटागोनल होते हैं और 20 हेक्सागोनल पैनल्स होते हैं। बकमिंस्टर फिल्टरिंग एक डार्क सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पर, यानी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर डार्क सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो कंपाउंड्स कार्बन के बनते हैं उन्हें कहते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने भी होते हैं वो लिविंग थिंग्स में होते हैं, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स में। अब रीजन क्या है कि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स है, वो इसलिए होता है कि कार्बन ना कैटिनेशन करता है। कैटिनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें कार्बन एलिमेंट है ना जो, वो और एटम्स के साथ जुड़कर अलग अलग कार्बन चेन बनाता है, मतलब बहुत लंबी लंबी कार्बन चेन बना देता है, इसको बोलते हैं कैटिनेशन। और ये क्यों होता है, टेट्रा वैलेंसी की वजह से, क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से, हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिल एसिड। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन वो होता है कि ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने हैं, उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स नॉर्मल कार्बन। जो सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स है हाइड्रोकार्बन का वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से ही बनता है। अब हाइड्रोकार्बन ना 2 टाइप का है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वो है जो सिंगल बॉन्ड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब एक कार्बन के साथ दूसरा कार्बन सिंगल बॉन्ड में जुड़ा हुआ है, और उसका आता है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड वो होता है जिसमें हर जो कार्बन है, ये कार्बन कार्बन है, ये आपस में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। या तो कनेक्टेड होंगे डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से। तो जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं उनको बोलते हैं एल्केन्स, जिनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अब CnH2n+2 का मतलब क्या है, अगर एक कार्बन है तो हम लिखेंगे n की वैल्यू 1, जब n 1 है तो कार्बन बनेगा C1H2+2 4 CH4, जो CH4 बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही और अलग अलग कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं इस फॉर्मूले में पुट करके। अब आता है एल्कीन। एल्कीन वो होता है जिसमें डबल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड वाले को हम बोलते हैं ईन, सिंगल बॉन्ड वाले को बोलते हैं एन, और ट्रिपल बॉन्ड वाले को बोलते हैं आइन। एल्काइंस बनाने का फॉर्मूला है CnH2n-2, ये CnH2n, और एल्केन का CnH2n+2। अब देखो जो अलग अलग कंपाउंड्स बनते हैं, अब जब कार्बन एक रखते हैं, n की वैल्यू 1 रखते हैं, तो यहाँ क्या होता है, CH4 बनता है। एल्केन्स में CH4 बनता है, हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। एल्कीन्स नहीं बनते, एल्काइंस नहीं बनते, क्योंकि अगर एक ही कार्बन है तो किसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, यही नहीं पता होगा। इथेन जब 2 होता है, जब 2 कार्बन होते हैं तो उसका नाम होता है इथ। जब सिंगल कार्बन है तो उसको बोलते हैं मैथ, या फिर और 2 कार्बन पे इथ, और आगे इसी तरह से आप और भी बना सकते हैं। प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन। 3 वाले को प्रोप बोलते हैं, 4 वाले को ब्यूट, 5 वाले को पेंट, 6 वाले को हेक्स, 7 वाले को हेप्ट, 8 वाले को ओक्ट, 9 वाले को नोव, और 10 वाले को डेका। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लोहाइड्रोकार्बन क्या होता है, एक सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होता है उसको साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। नॉर्मल चेन तो ऐसे थी सीधा, ये कि आपस में ना जुड़ी होती है, ये साइकिल बन जाता है। साइकिल कैसे, अब देखो ये सारा जुड़ा हुआ है, ये यहाँ से यहाँ, ये सारा का सारा ना आपस में एक
पूरा का पूरा सबने आपस में एक दूसरे को जोड़ लिया, ये क्या बन गया, एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बन गया। एक अनसैचुरेटेड साइक्लोहाइड्रोकार्बन होता है, उसको बोलते हैं बेंजीन। अब ये क्या है, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है, मतलब इसके अंदर डबल बॉन्ड्स भी आएंगे कहीं ना कहीं। अब वो कहाँ आएंगे वो भी पता लगेगा। अगर इस कार्बन के देखेंगे, इसमें क्या है, इसका एक बॉन्ड ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तीन है, पर इसका चार बॉन्ड बनने, तो ये एक के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब इस कार्बन की बात करें, इस वाले की, यहाँ पर एक दो तीन चार, चार बॉन्ड है, दैट मीन्स ये सेटिस्फाइड है, ये भी सही हो गया। इस कार्बन की बात करें, इसमें एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, तो ये क्या बनेगा, चार बॉन्ड बनाएगा, तो ये यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा। इसको इस क्या बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास तो चार ऑलरेडी फुल हो चुके हैं। ये कार्बन भी सेटिस्फाइड है, इसमें एक दो तीन चार बॉन्ड। इस कार्बन के लिए क्या करेगा, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो स्ट्रक्चर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड हो जाएंगे, और जो बाकी बचा हुआ वो हाइड्रोजन लग जाएगा। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा कि बेंजीन का स्ट्रक्चर किस तरह से। बेंजीन का स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया और आगे बहुत काम आता है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखो क्या बना रखा है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे शेयरिंग हो रही है, एक इधर कार्बन के साथ हो रही है, और यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो कार्बन के इसके, दो इसके, तो यहाँ पर एक एक यहाँ पर शेयर हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर ऐसे ही, सिमिलरली यहाँ, यहाँ और यहाँ। आगे जाके देखें आइसोमर्स। अब आइसोमर्स वो चीज़ होती हैं जिनका क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, पर स्ट्रक्चर उनका थोड़ा अलग हो जाता है। अब जैसे ये C4H10 है, कैसे, यहाँ पर चार कार्बन होंगे, ठीक है, C4, और एक एक हाइड्रोजन अटैच हुआ है, और एक स्ट्रक्चर ये है, यहाँ पर क्या हुआ कि एक कार्बन जो था ना, जनरली तो कार्बन क्या होता है, लाइन में चल रहा होता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक कार्बन, तीन कार्बन यहाँ थे, और एक कार्बन ना यहाँ अटैच हो जाएगा। अब ये क्या है, वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो वही रहा, ये रहे तो 6C4H10, बट स्ट्रक्चर बहुत चेंज हो गया। अब स्ट्रक्चर इसका ये वाला बन गया। तो ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनको क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। इसका नाम था ब्यूटेन, इसका नाम था 2 मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि ये 2 पर पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, तो दूसरे कार्बन पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है CH3, तो ये बन जाएगा 2 पे मिथाइल, तो 2 मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन क्यों, क्योंकि एक दो तीन, प्रोप। अब आते हैं होमोलोगस सीरीज। क्या होता है, सेम स्ट्रक्चर होता है, सेम सिमिलर फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला, पर उनके अंदर जो गैप होता है ना, वो क्या होता है, CH2 ग्रुप से होता है। तो वो कैसे, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इसमें क्या होता है, CH2 का गैप है, CH2 का गैप रहता है। अब आता है फंक्शनल ग्रुप। एक एटम या एक ग्रुप ऑफ एटम्स है जो एक कार्बन को रिएक्टिव बना देता है और डिसाइड करता है उसकी प्रॉपर्टीज की, वो किस तरह एक्ट करना चाहिए, वो होता है एक फंक्शनल ग्रुप, जिससे उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं और वो कंपाउंड रिएक्टिव बन जाता है। अब हैलोजन क्या, कौन कौन से होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक होता है फ्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये क्या होते हैं, हैलोजन ग्रुप होते हैं। अब जो हैलोजन ग्रुप से बनेगा उसको बोलेंगे हैलोएल्केन्स। ठीक है, जब हैलोजन जुड़ जाएगा तो बन जाएगा हैलोएल्केन्स। जब एक हाइड्रोजन एटम एल्केन का, उसको रिप्लेस कर देंगे हैलोजन एटम से, यानी अगर हमारे पास था CH4, तो अगर यहाँ पर हम बना देंगे CH3Cl, यानी एक हाइड्रोजन हटाकर कार्बन क्लोरीन लगा दिया गया, तो ये क्या बन जाएगा, हैलोएल्केन, दैट इज क्लोरोमिथेन। मिथेन से क्लोरोमिथेन बन गया। अब ये हैलोएल्केन बन गया क्योंकि उसके अंदर एक हैलोजन लग गया। CH3Cl था क्लोरोमिथेन, CH3CH2Cl, ये बन जाएगा मिथ इथ, तो क्लोरो इथेन। अब अल्कोहल्स वो होते हैं जो OH लिखा जाता है, जिनके पीछे OH ग्रुप लग जाता है। ठीक है, OH ग्रुप लग जाएगा तो वो बन जाएगा अल्कोहल्स। इसके पीछे वर्ड क्या लगता है, वो लगता है ओल। अब वो कैसे होगा, देखो देखो, CH3OH, ये क्या बन जाएगा, मेथेनॉल। जनरली क्या होता है, CH4 होता है, तो यहाँ पर CH3, एक हाइड्रोजन जो लगा हुआ था उसकी जगह अब क्या लग जाएगा, OH, तो ये बन जाएगा CH3OH। और CH3OH क्या होता है, मेथेनॉल। मतलब ये क्या बन रहा था, मिथेन, पर हमने क्या करा, देखो मिथ एन, और ये क्या बन जाएगा, मिथेन ऑल, ये हटकर ऑल लग जाएगा। सेम यहाँ पे भी एथेनॉल बन जाएगा, एक हाइड्रोजन की जगह OH ग्रुप लग गया, और दो कार्बन थे तो मिथ इथ, तो एथेनॉल बन जाएगा। अब आता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप होता है जब CHO लग जाता है, CHO, और एल्डिहाइड का नाम के पीछे लग जाता है अल। अब मिथेन का बन जाएगा मिथेनल, इथेन का बन जाएगा इथेनअल, Al ग्रुप लग जाएगा। और होता क्या है, अब जैसे CH3 था, हमारे पास जनरली CH4 होता है, तो CH ऐसे होता है। यहाँ पर क्या होगा, दो हाइड्रोजन हट जाएंगे, मतलब ये डबल बॉन्ड आता होता है इसमें, तो ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से गायब हो जाएंगे और ये बन जाएगा HCH, और डबल बॉन्ड ऊपर और नीचे उससे की बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये बन जाएगा मिथेनल। एक कार्बन था तो मिथेनल, दो थे तो इथेनल।
फिर आता है कीटोन्स। कीटोन्स में क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ, इसके पीछे जो सफिक्स लगता है उसको बोलते हैं ओन। तो अगर प्रोपेन था वो बन जाएगा प्रोपेन ओन, ब्यूटेन था तो ब्यूटेन ओन। अब आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के पीछे जो नाम लगता है, ठीक है, जो नाम बोलते होते हैं वो नाम होता है ओइक एसिड। जैसे मिथेन था तो मिथेनोइक एसिड, इथेन था तो इथेनोइक एसिड, ब्यूटेन था ब्यूटेनोइक एसिड, प्रोपेन प्रोपेनोइक एसिड। और इसके पीछे जो ग्रुप लगता है वो लगता है सी डबल ओ एच, जिसमें क्या होता है सी एक के साथ तो डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन का और एक पे सिंगल बॉन्ड होता है ओ एच ग्रुप का। तो अब ये मिथेनोइक एसिड कैसे बनेगा, सी एच एच सी डबल ओ एच, एच सी डबल ओ एच, हाइड्रोजन एक कार्बन जिसके ऊपर एक ओ एच ग्रुप लगा है और एक डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ। सिमिलरली सी एच थ्री सी डबल ओ एच, ये होता है एसिटिक एसिड। इथेनोइक एसिड एसिटिक एसिड का सबसे ज्यादा यूज होता है। जब भी सी डबल ओ एच लग जाता है तो बन जाता है ओइक एसिड। फिर आता है कोल एंड पेट्रोलियम। जब बहुत ज्यादा फ्यूल बर्न होता है तो एनर्जी रिलीज होती है हीट की फॉर्म में, तो ये बात हमें पता है पहले से। अब कोल कैसे बना, कोल कैसे बना, जब बहुत ज्यादा ना अ, ये तब की बात है डायनासोर्स वगैरह के टाइम की। तो क्या हुआ, वो सारे सारे प्लांट्स थे और ट्रीज थे और डायनासोर्स वगैरह वो अर्थ के नीचे दब गए। दबे मतलब कैसे, वो गए, उनके ऊपर क्या हो गया, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी वगैरह आ गई, मिट्टी आ गई, वो इकट्ठी होने लगी, तो वो अंदर घुस धंसते गए। वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, प्रेशर ज़्यादा हो गया अर्थ के अंदर। अब वो होने से क्या हुआ, वहाँ पर कोई भी एयर नहीं थी, एयर की एब्सेंस थी, वो क्या होगा, कोल में कन्वर्ट होगा। और एकदम से नहीं हुआ, कई लाखों सालों बाद, कई मिलियंस ईयर्स पहले हुई थी चीज़ और उसके बाद वो कोल में कन्वर्ट हो गया। अब पेट्रोलियम कैसे बना, पेट्रोलियम यही सेम चीज हुई, बट वो क्या हुई, पानी के अंदर हुआ। सेम चीजें पानी के अंदर दबी है। पानी के अंदर सोचो मिट्टी कहाँ से आई, मिट्टी की लेयर थी वो उसके ऊपर दबने लगी, मतलब डिकम्पोज होने लगे, मिट्टी दबने लग गई। तो उससे क्या हुआ, प्रेशर का इफेक्ट हुआ, प्रेशर हीट और बैक्टीरिया का इफेक्ट हुआ, ठीक है, केमिकल इफेक्ट ऑफ प्रेशर हीट एंड बैक्टीरिया। उससे जितने भी थे जो छोटे छोटे प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, वो सबको पेट्रोलियम ऑयल में कन्वर्ट हो गया और नेचुरल गैस में, जिसको आज हम पेट्रोल की फॉर्म में यूज कर रहे हैं, नेचुरल गैस की फॉर्म में यूज कर रहे हैं। अब कार्बन कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कंबशन। जब भी हमने कार्बन कंपाउंड को बर्न करना है हवा में ताकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाए, वाटर रिलीज हो जाए, हीट और लाइट प्रोड्यूस हो जाए, उसको बोलते हैं कंबशन। अब एल्केन है वो बर्न होता है एयर में ताकि वो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर सके, जिसकी वजह से एल्केन्स को ना बहुत अच्छा फ्यूल माना जाता है। जैसे मिथेन है, मिथेन को अगर हम ऑक्सीजन के साथ ऐड कर देंगे, मिथेन के अंदर ऑक्सीजन डाल देंगे, यानी उसको एक तरह से एयर दे देंगे, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, हीट बनेगा और लाइट प्रोड्यूस करेगा। हीट प्रोड्यूस होगी और लाइट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। जो कुकिंग गैस होती है, एलपीजी होता है, जिसको हम यूज करते हैं अपने घरों में, वो एक अल्केन है जिसको बोलते हैं C4H10, दैट इज ब्यूटेन। आती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक हाइड्रोजन एटम होता है हाइड्रोकार्बन का, उसको रिप्लेस कर सकते हैं अदर कार्बन एटम से या किसी और एटम से, उसको बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे यहाँ CH4 था, यहाँ पर क्लोरीन लगा ऐड कर दिया, ठीक है, मेथेन को क्लोरीन के साथ हम कर रहे हैं। तो क्लोरीन क्या करेगा, एक हाइड्रोजन इसका खा जाएगा, वो एक खाने बाद उसकी जगह आ जाएगा CH3Cl आ गया, और एक क्लोरीन हाइड्रोजन से ऐड करके HCl बना देगा। तो ये सनलाइट की प्रेजेंस में हुआ। मिथेन से क्या बना, क्लोरोमिथेन, ये वही हैलोजन ऐड हो गया। उसका आता है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन एक प्रॉपर्टी है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। जैसे कि अनसैचुरेटेड कौन सा, डबल बॉन्ड वाला, ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो डबल बॉन्ड वाले के अंदर जब हमने एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड कर दिया, H2 ऐड कर दिया, तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगा, इधर लग जाएगा, वो बन जाएगा इथेन, CH3 और बीच में क्या डाल दिया, निकल कैटलिस्ट डाल दिया, जो रिएक्शन को बहुत ज्यादा फास्ट प्रोसीड करने के लिए हेल्प करेगा। कैटलिस्ट होता है जो रिएक्शन की स्पीड वगैरह ऑल्टर करते हैं, और हीट डलने पर तो ये हाइड्रोजन उधर ऐड हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, जिससे इथेन बन गया। अब हाइड्रोजन का ऐड होना किसी अनसैचुरेटेड कार्बन पर, हाइड्रोकार्बन पर, और उससे अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन होता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब है उसको हाइड्रोजन मिल गई। हाइड्रोजनेशन मतलब उसको हाइड्रोजन मिल गई, किस तरह मिली क्या फर्क पड़ता है, बट उसको हाइड्रोजन मिल गई, ऐड कर दिया, मिल गया, तो बोलेगा हाइड्रोजनेशन। अब ऑयल्स का हाइड्रोजनेशन कैसे, सी डबल बॉन्ड सी और आर 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 ऐड है, आर कोई भी ग्रुप होता है, कौन सा ग्रुप होता है, यही कार्बन ग्रुप होता है बड़ा बड़ा। जब उसके अंदर वाटर डाल देंगे तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड टूट के ना यहाँ पर एक हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ एक हाइड्रोजन लग जाएगा, बस। वेजिटेबल हो जिसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, जिसके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। अब कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड जैसे कि एथेनॉल। इथेनॉल होता है एथाइल अल्कोहल, CH3CH2OH, जिसको हम लिख सकते हैं C2H5OH, इनको कंबाइन करके लिख दो C2H5OH। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, न्यूट्रल कंपाउंड है, एक तो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं आते, न्यूट्रल है, बिल्कुल ठीक रहता है, नॉर्मल सा। इथेनॉल का कोई इफेक्ट नहीं है लिटमस सॉल्यूशन पर, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाए कि किसका लिटमस सॉल्यूशन पर कोई इफेक्ट नहीं होता, वो है एथेनॉल। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, कंबशन की। जब इसके अंदर ऑक्सीजन डाल देंगे तो एक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट प्रोड्यूस कर देगा,
ठीक है। अब क्योंकि एथेनॉल बर्न करता है क्लियर फ्लेम के साथ, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, तो इसको हम फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। रिएक्शन विद सोडियम मेटल, जब ये सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, C2H5ONa और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, यानी इस हाइड्रोजन की जगह ये Na लग जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन इथेनॉल के टेस्ट में यूज होती है, बहुत ज़्यादा यूज होती है। डिहाइड्रेशन की, डिहाइड्रेशन में क्या होता है, अल्कोहल मतलब उसके अंदर ना डिहाइड्रेट करना, मतलब क्या है, पानी निकालना, मतलब वाटर मॉलिक्यूल उससे रिमूव कर लेना, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब तो CH3CH2OH, यहाँ से क्या करेंगे, उसको डिहाइड्रेट करने के लिए क्या करेंगे, हीट करेंगे, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी दे देंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल देंगे, जिससे यहाँ पर एक H मॉलिक्यूल और एक OH ये गायब हो जाएगा। इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करके ना एस्टर बनाता है। एस्टर वो होता है जो मतलब जिनके आस साइड में ना दोनों तरफ कार्बन बॉन्ड हो, यानी कार्बन यानी हाइड्रोकार्बन लगाओ। तो जैसे CH3COOH था और उसके अंदर ऐड कर दिया C2H5OH, तो क्या होगा, ये वाटर निकलेगा, तो एक OH यहाँ से निकल जाएगा, एक H यहाँ से निकल जाएगा, तो क्या बनेगा CH3COOC2H5। यानी किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ROR, मतलब बीच में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ आ जाता होता है और दोनों तरफ हाइड्रोकार्बन ग्रुप। तो ये इथेनोइक एसिड से इथाइल अल्कोहल एक्ट किया, यानी इथेनॉल एक्ट किया, तो इथैनोएट बन गया, इसको इथाइल इथैनोएट, इसको लिखने का तरीका यही होता है। और जो ऊपर बना था वो था सोडियम इथैनोएट, सोडियम और 2 कार्बन है तो इथैनोएट, ONA का मतलब इथैनोएट, ये तरीका है। अब रिएक्शन जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड कंबाइन करती है अल्कोहल के साथ एस्टर बनाने के लिए, उसको बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। ठीक है, एस्टरिफिकेशन। एथेनॉल के यूजेस वो क्या होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट, मेडिसिन, परफ्यूम्स, इसको एज अ फ्यूल यूज करते हैं स्पिरिट लैम्प्स में। इथाइल अल्कोहल का यूज होता है अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने में, जैसे विस्की, वाइन, बियर। इथाइल अल्कोहल का यूज होता है एंटीसेप्टिक बनाने में, ताकि कोई भी घाव होते हैं उसको स्टरलाइज कर दे, ताकि वो एज ए एंटीसेप्टिक एक्ट करे और अंदर तो इफेक्ट ना फील हो, वो उसको रिमूव कर देगा जो भी तुम्हारा घाव हुआ होगा, जो भी तुम्हारे को हर्ट किया होगा जो चीज़। डीनेचर्ड अल्कोहल एक ऐसा इथाइल अल्कोहल है जिसको पीने के लिए मतलब बहुत एक अनफिट कर देते हैं, खराब कर देते हैं, क्या करके उसमें थोड़ा थोड़ा पॉइजन यानी जहरीला सब्सटेंस डाल के, मेथनॉल और पायरिडीन, ताकि वो पी ना पाए। अल्कोहल पीने के बहुत ज़्यादा जो जो हमारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। अल्कोहल क्या करता है, नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को कम कर देता है, यानी दिमाग है ना, वो नर्वस सिस्टम वैसा एक्ट नहीं कर पाता, उसको स्लो डाउन कर देता है। बहुत ज़्यादा दिखने में प्रॉब्लम होती है, वॉमिटिंग हो सकती है, स्टैगर्ड मूवमेंट हो सकती है, अटक अटक के चल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, अनकॉन्शियस होता है, पता नहीं लगता आसपास क्या है। और बहुत ज़्यादा पीने से क्या होता है, हमारा लिवर, स्टमक, हार्ट, ब्रेन सब डैमेज हो सकता है, बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है। सो स्टे अवे फ्रॉम ड्रिंक्स। इथेनोइक एसिड यानी एसिटिक एसिड, इसका यूज़ क्या, ये है क्या, एक डाइल्यूट सोल्यूशन है इथेनोइक एसिड का पानी में, इसको बोलते हैं विनेगर, जो हम खाने पीने में भी डालते होते हैं, चाउमीन बहुत सारी खाते हैं उसमें विनेगर डलता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड एक कलरलेस लिक्विड है जिसके अंदर एक सावर टेस्ट है, खट्टा टेस्ट है, और उसके अंदर स्मेल ऑफ विनेगर, विनेगर की खुशबू सी है, स्मेल सी है। बॉइलिंग पॉइंट इथेनोइक एसिड का 118 डिग्री सेल्सियस, इंपॉर्टेंट। इथेनोइक एसिड एक मिसिबल है पानी के साथ, मतलब पानी के साथ घुल जाता है हर प्रोपोर्शन में। केमिकल प्रॉपर्टीज इथेनोइक एसिड की, ये क्या एक एसिड क्या वाटर में, डाइल्यूट इथेनोइक एसिड क्या करता है, लिटमस पेपर को रेड कर देता है, ब्लू लिटमस को रेड से कन्वर्ट कर देता है, उसका पीएच अराउंड 4 है। रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट्स के साथ, जब CH3COOH यानी इथेनोइक एसिड को रिएक्ट कराते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ, वो क्या करता है, CH3COONA सोडियम इथेनोएट बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है और वाटर रिलीज कर देता है। रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3 के साथ रिएक्ट करने के बाद ये क्या बनता है, CH3COONA सोडियम इथेनोएट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर भी ये सोडियम इथेनोएट बनाता है और वाटर रिलीज करता है। अल्कोहल के साथ रिएक्ट करने के बाद अल्कोहल क्या है, एस्टर बनाता है। एस्टर क्या होता है भाई, जो बताया था इथाइल इथेनोएट टाइप, जिसके अंदर ROR जैसा कुछ बन जाता है, CH3COOH C2H5OH, तो एक OH यहाँ से जाएगा, एक H यहाँ से जाएगा, बाकी सारा कंपाउंड चिपक जाएगा एक दूसरे को, जिससे इथेनोएट बन जाएगा, जिसकी स्मेल अच्छी होती है। एस्टरिफिकेशन में क्या होता है, स्मेल होती है वो अच्छी अच्छी आती है, मीठी मीठी खुशबू। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, देखो हाइड्रोलिसिस में होता है वाटर मिलना, तो इसमें क्या होता है, CH3COO C2H5 के अंदर NaOH डाल दें, NaOH डालने के बाद और हीट कर दें, CH3COONA यानी सोडियम है, जो सोडियम यहाँ पर जुड़ जाएगा, और जो C2H5 है ये वाटर के साथ OH के साथ ऐड हो जाएगा, बन जाएगा C2H5OH। जो एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस है एस्टर्स का, उसको बोलते हैं सेपोनिफिकेशन, यानी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं बट बेस डाल के कर रहे हैं, एल्कलाइन बना रहे हैं उसे एस्टर्स को, उसको क्या बोलते हैं, सेपोनिफिकेशन, जो हमने अभी किया। एथेनोइक एसिड के यूजेस यानी एसिटिक एसिड के यूजेस, ये एक बहुत तगड़ा फूड प्रिजर्वेटिव है। डाइल्यूट इथेनोइक एसिड बहुत अच्छा फूड प्रिजर्वेटिव है, और उसको अचार की प्रिपरेशन में और सॉसेज की प्रिपरेशन में यूज किया जाता है, काफी यूज होता है। एथेनोइक एसिड का यूज होता है रबर, रबर को बनाने में, लेटेक्स से, लेटेक्स ट्रीज से निकलता है, उससे रबर बनाने में, कोएगुलेट करने में उसको हेल्प करता है।
एथेनोइक एसिड का यूज होता है प्रिपरेशन ऑफ डाइज एंड प्लास्टिक, प्लास्टिक बनाने में डाइज की प्रिपरेशन में इसमें यूज होता है। तो देखो ये था हमारा वन शॉट। मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ आया होगा, बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए तुम्हें चीजें, अगर नहीं आया तो एक बार दोबारा देख लेना, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। आई होप आपको समझ आया होगा, समझ आया तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर हैं। मैं हूं अभिनव बत्रा, पढ़ाता हूं ऐसे मैथ्स और साइंस, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।